Friends, welcome to the BFM One-Liner with MCQ day number 5 session. So let's continue our discussion. So the first point is FX Global Code endorsed by FX Global Committee. यानी कि जो FX Global Code है ये कुछ रूल्स होता है अच्छे बिहेवियर का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो ये सपोर्ट किया जाता है एफएक्स ग्लोबल कमेटी के द्वारा। ये एक ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है, मार्केट पार्टिसिपेंट है। इस कोड का गोल ये है ताकि मार्केट को फेयर बना सके और ऑनेस्ट बना सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बैंक है जो कि एफएक्स ग्लोबल कोड को फॉलो करती है, वो अपने कस्टमर को चीट नहीं करेगी उनको बैड प्राइस प्रोवाइड करके। फिर सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारा एफएक्स ग्लोबल कोड है ये इनकरेज करता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लोकल पार्टिसिपेशन हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये आसान बनाता है लोकल बिजनेस के लिए और इंडिविजुअल के लिए कि वो फॉरेन करेंसी को ट्रेड करें। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द लोकल एफएक्स ग्लोबल कोड। सो फ्रेंड्स, जो बैंक एफएक्स ग्लोबल कोड को फॉलो करेगी वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विस ऑफर करेगी लोकल बिजनेसेस को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफएक्स ग्लोबल कोड जो है हेल्दी डीलिंग रूम ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। इसका मतलब कि ये श्योर करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर हैं वो फेयर और एथिकल मैनर में बिहेव कर रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर जो भी बैंक एफएक्स ग्लोबल कोड को फॉलो करेगी वो अपने ट्रेडर को अलाउ नहीं करेगी कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करें। तो दोस्तों ये जो एफएक्स ग्लोबल कोड है इसको बहुत सारे सेंट्रल बैंक इंडोर्स करते हैं, जिसमें हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी HKMA, फिर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, फिर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ कोरिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व बैंक। ये सभी दोस्तों ये सभी बैंक्स हैं जो ये एफएक्स ग्लोबल कोड को इंडोर्स करती है। इसका मतलब कि सेंट्रल बैंक सपोर्ट करती है कोड के गोल को और इनकरेज करती है कि बैंक इसे फॉलो करे। जो रिवाइज्ड फेडरल कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इसको 1 सितंबर 2021 को इम्प्लीमेंट किया गया। ये कोड एक सेट ऑफ रूल है अच्छे बिहेवियर के लिए भारतीय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और ये एफएक्स ग्लोबल कोड पे बेस्ड है। इसका नाम क्या है? रिवाइज्ड फेडरल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 यानी एडी कैटेगरी 1। तो एडी कैटेगरी 1 बैंक को अलाउ किया गया कि वो ओपन कर सके और क्लोज कर सके रुपी अकाउंट को इन द नेम ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांच। तो एडी कैटेगरी 1 जो बैंक जो है वो ओपन कर सकती हैं या क्लोज कर सकती हैं रुपी अकाउंट को किसके नेम में? ओवरसीज ब्रांच के नेम में या कॉरेस्पॉन्डेंट के नेम में, बिना आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लिए। इसका मतलब कि ऐसा कर सकती हैं बिना आरबीआई को परमिशन लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एडी कैटेगरी 1 बैंक है, वो एक रुपी अकाउंट ओपन कर सकती हैं अपने लंदन ब्रांच के नाम पे बिना आरबीआई को परमिशन पूछे हुए। तो ये जो रुपी अकाउंट का जो ओपनिंग होगा ना एक्सचेंज इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउस, इसके लिए आपको प्रायर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। यहाँ लिखा है कि ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउस रिक्वायर प्रायर आरबीआई अप्रूवल। इसका मतलब कि एक्सचेंज हाउस जो है रुपी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते बिना आरबीआई से परमिशन लिए। जैसे मान लीजिए कोई एक्सचेंज हाउस है तो उसको आरबीआई से परमिशन लेना जरूरी है इससे पहले कि वो रुपी अकाउंट को ओपन करे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक होते हैं वो किसी फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं अपने नाम में अब्रोड में, ताकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रूट कर सकें। इसका मतलब जो हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं दूसरे कंट्री में, ताकि पैसा को अराउंड द वर्ल्ड मूव कर सकें। एग्जांपल के तौर पर एक एडी कैटेगरी 1 बैंक है, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को यूनाइटेड स्टेट में ओपन किए ताकि पैसा को इंडिया से यूनाइटेड स्टेट तक ट्रांसफर कर सकें। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों कुछ हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके बेसिस पे। पहला सवाल है कि एफएक्स ग्लोबल कोड को कौन इंडोर्स करता है? तो मैंने आपको बताया था कि HKMA, MAS, RBA, बैंक ऑफ कोरिया, RBI, फेडरल रिजर्व बैंक, तो ये सभी सेंट्रल बैंक हैं जो कि हमारे एफएक्स ग्लोबल कोड को इंडोर्स करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो रिवाइज फेडरल कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन है भारतीय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इसको कब इंप्लीमेंट किया गया? 1 अप्रैल 2021 को इंप्लीमेंट किया गया, 1 जुलाई 2021 को, 1 अगस्त 2021 को, 1 सितंबर 2021 को। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एफएक्स ग्लोबल कोड बेसिकली जो रिवाइज फेडरल कोड है राइट, इसको इंप्लीमेंट किया गया था दोस्तों 1 सितंबर 2021 को। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि क्या एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है रुपी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं अपने ओवरसीज ब्रांच के नाम में बिना आरबीआई के अप्रूवल का? तो दोस्तों इसमें कंसेप्ट क्या है कि एडी ऑप्शन क्वेश्चन है ट्रू है फॉल्स है। तो एडी कैटेगरी 1 बैंक ओपन और क्लोज रुपी अकाउंट, ठीक है, इन द नेम ऑफ द ओवरसीज ब्रांच और कॉरेस्पॉन्डेंट, इसमें आरबीआई की कोई अप्रूवल लेनी नहीं होती है। तो सही जवाब है ये, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखिए रुपी अकाउंट जो है एक्सचेंज हाउस के नेम में यदि ओपन करना है तो इसके लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल होती है। तो दो चीज़ को समझिए, यदि आपको रुपी अकाउंट या
रुपी अकाउंट को ओपन करना है या क्लोज करना है ओवरसीज ब्रांच के नेम में, तो वहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल नहीं है। लेकिन यदि रुपी अकाउंट को ओपन करना है, क्लोज करना है एक्सचेंज हाउस के नेम में, तो वहाँ पे आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। ये पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं अपने नाम में, ताकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रूट कर सके। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ट्रू, ये सही है दोस्तों। यदि आपको इस प्रकार का कंटेंट सभी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, जिसमें मैं एक एक कंसेप्ट को आपको समझाऊं और लास्ट 1 मंथ में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए, तो आपके लिए ये क्रैश कोर्स सफिशिएंट है। डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटा आपको देना है आपके सीआईबी के प्रिपरेशन में, और आपको चारों सब्जेक्ट्स का साथ साथ 5 सब्जेक्ट का इलेक्टिव पेपर का भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों एवीएम, बीएफएम, एवीएफएम, बीआरबी इलेक्टिव पेपर। सो व्हाट वी आर ऑफरिंग इस पार्टिकुलर कोर्स में दोस्तों डेली वीडियोस आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। इस प्रकार के 1 लाइनर मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यू सारा अवेलेबल रहेगा। एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको कि हाँ इस पार्टिकुलर चैप्टर से इस पार्टिकुलर केस स्टडी को करके जाइए, क्योंकि सवाल इससे पूछा गया था पिछले बार, राइट। उसके अलावा दोस्तों आपको कंसाइज वीडियोस मिल जाएंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सो ईच एंड एवरी बेनिफिट आई एम प्रोवाइडिंग यू सो दैट यू कैन क्लियरली you can get the confidence to crack the CIB examination. So if you want to enroll in this particular course, what you need to do, you just go to the description section में जाइए, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों आप इस कोर्स को सर्च कर सकते हैं हमारे ऐप पे, जिसका नाम है JIBN CIB मेड सिंपल, और फिर आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और दोस्तों आज आपके लिए विशेष ऑफर है, 50% का डिस्काउंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वीकेंड में। तो आज मिडनाइट तक आपको 50% का डिस्काउंट है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको एडी कैटेगरी 1 बैंक के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये समझाया जा रहा है कि वेयर एडी कैटेगरी 1 बैंक कैन इन्वेस्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवरसीज मनी मार्केट में। सो दे कैन इन्वेस्ट इन ओवरसीज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन स्टेट। तो इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्लियर टू यू एंड यू कैन इजीली आंसर एनी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स रिगार्डिंग एडी कैटेगरी 1 बैंक इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो स्पेयर पैसा है ना उसको शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में स्पेयर कर सकते हैं, जो कि फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, जिसको अच्छा रेटिंग मिला है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कैटेगरी 1 बैंक है, एडी कैटेगरी 1 बैंक है, वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड को खरीदती है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो नॉस्ट्रो अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको यूज कर सकते हैं आप इंडियन कंपनी को लैंड करने के लिए, अपने फॉरेन एक्सचेंज या रुपी नीड्स के लिए, ताकि यानी तो आप अपने ओवरसीज सब्सिडरी को लैंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना नॉस्ट्रो अकाउंट में, उससे वो लोन दे सकती है किसी इंडियन कंपनी को जिसको फॉरेन करेंसी खरीदना है इंपोर्ट के लिए। समझ में आया दोस्तों, ये पॉइंट को समझ में आया। सरप्लस फंड को क्या यूज़ करते हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है पैसा अब्रोड से बोरो कर सकती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट वो बोरो करेगी वो हाफ ऑफ देयर मनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है जिसके पास $100 मिलियन अपने पास है, तो वो $50 मिलियन मैक्सिमम बोरो कर सकती है अब्रोड से। कुछ तरह के दोस्तों बोरोइंग होते हैं जो कि लिमिट में काउंट नहीं होते हैं, जैसे कि बोरोइंग फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, कैपिटल रेज बाय इशूइंग सर्टेन टाइम ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि बैंक जो है इंडियन कंपनी को अलाउ करती है कि वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करे, ताकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर एक भारतीय कंपनी है जो कि इंपोर्ट कर रही है गुड्स को, तो वो क्या करेगी, एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करेगी ताकि एक्सचेंज रेट पे देख सके फ्यूचर पेमेंट के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक ये श्योर करे कि जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है जो वो अलाउ कर रहे हैं वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए हो। जैसे एक बैंक जो है एक कंपनी को अलाउ नहीं कर सकती कि वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करे यदि कंपनी के पास कोई रियल नीड ना हो, कंपनी को जरूरत ही नहीं है फॉरेन करेंसी को खरीदने का या बेचने का, तो बैंक अलाउ नहीं कर सकती है कंपनी को फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को बुक करने के लिए। तो बैंक को इंश्योर करना है कि जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो डिटेल है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको फाइल में रखा जाएगा, राइट। ओके एंड द डिटेल शुड बी मतलब जो हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइल में रखा जाएगा। जैसे एक बैंक है वो एक कॉपी रखेगी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का और अंडरलाइन डॉक्यूमेंट का। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मैच्योरिटी है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का वो अंडरलाइन ट्रांजेक्शन से लंबा नहीं हो सकता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है 1 महीना की इंपोर्ट ट्रांजेक्शन का, इसका मैच्योरिटी 1 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि बैंक अलाउ करते हैं अपने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कस्टमर को कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बुक करे
बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ देयर एक्सपोजर एंड देयर पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे एक बैंक अलाउ करती है इंपोर्टर को कि वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करे उसके इंपोर्टर्स के एवरेज इंपोर्ट टर्नओवर के बेसिस पे पास्ट 3 ईयर में, पिछले 3 साल में इंपोर्टर का एवरेज इंपोर्ट टर्नओवर कितना था उसके बेसिस पे बैंक अलाउ करती है इंपोर्टर को कि वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करे। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एडी कैटेगरी 1 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा परमिसिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है एडी कैटेगरी 1 बैंक के लिए ओवरसीज मार्केट में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन स्टेट विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन कंपनी विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, एंड द फाइनल इज इक्विटी शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, इसको अच्छा रेटिंग मिला है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में यही लिखा है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन कंपनी विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परमिसेबल यूज नहीं है सरप्लस फंड का नॉट स्टो अकाउंट में। तो आप तो बैंक के नॉट स्टो अकाउंट में सरप्लस फंड है, तो इनमें से कौन सा कहाँ यूज कर सकती है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है कि किसी रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को उसने लोन दे दिया फॉरेन एक्सचेंज वर्किंग कैपिटल नीड के लिए। ऑप्शन बी कर रहा है कि रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को लोन दे दिया फॉर रूपी कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड। ऑप्शन सी कर रहा है कि ओवरसीज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। ऑप्शन डी कर रहा है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा पैसा है नॉट स्टो अकाउंट में वो इंडियन कंपनी को लैंड कर सकते हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज या रूपी नीड्स के लिए, या किसी ओवरसीज सब्सिडरी को लैंड कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज रियल एस्टेट ऐसा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों कि मैक्सिमम लिमिट कितना है बैंक बोरोइंग का ईसीबी को इंक्लूड करते हुए। ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट इन नॉट स्टो अकाउंट। ऑप्शन है 50% ऑफ देयर अनपेड टियर 1 कैपिटल USD 10 मिलियन, द हायर ऑफ ARB, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट है बैंक बोरोइंग का दैट इज कैप्ट एट ऑप्शन नंबर सी दैट इज हायर ऑफ ARB, दैट इज आइदर 50% ऑफ देयर अनपेड टियर 1 कैपिटल और $US 10 मिलियन। दोस्तों आगे हम लोग SME की बात करते हैं। ऑल द नेक्स्ट पार्ट विल बी अवेलेबल टू द पेड मेंबर, सो इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू सच टाइप ऑफ वीडियोस वी हैव इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्रैश कोर्स ऑल्सो, सो यू कैन enroll in this particular crash course which is valid for 2 months and you will get access to all the contents in the form of PDF videos, mock tests and daily quizzes which will help you to clear the CIB examination. For more detail you can WhatsApp me on the number shown on the screen or you can just install the app. The link of the app is provided in the description section.